4 अक्टूबर 2019 का दिन केरल के कोझिकोड के कुडाथाई इलाके के लॉर्ड्स माथा चर्च कब्रिस्तान के पास तेजी से आसपास के गांव के लोग इकट्ठा हो रहे थे। बहुत से पत्रकार हाथों में कैमरा लिए खड़े थे। हर घटना की एक एक कर फोटो खींची जा रही थी। भीड़ में जमा कुछ लोग ये कह रहे थे कि बताओ ऐसा कौन करता है, मरे हुए लोगों को भी चैन से नहीं रहने देते। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग कब्रों में पड़ी एक एक कर 6 लाशों को निकाल रहे हैं। ये लोग कोई और नहीं बल्कि पुलिस वाले होते हैं। शायद यह उनका भी पहला तजुर्बा लगता है। शायद हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा पहली बार कुछ हो रहा था जो इससे पहले कभी नहीं हुआ होगा। इस कब्रिस्तान में 6 मुर्दों की लाश निकाली जाती है और ये सभी लाशें पिछले 14 साल में अलग अलग समय पर दफनाई गई थी। ये सभी एक ही परिवार के लोग थे। क्या है ये कहानी, थोड़ा हम इत्मीनान से समझें। नमस्कार, मेरा नाम है राजकुमार पाल और आप देख रहे हैं सनमार्ग का डिजिटल प्लेटफॉर्म। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1997 से। केरल के कोझिकोड का पुन्नामट्टम इलाका, यहाँ थॉमस परिवार रहता है। इस परिवार की गिनती इलाके के संपन्न लोगों में थी। परिवार के मुखिया थे टॉम थॉमस। उनकी पत्नी का नाम था अनम्मा थॉमस। इस दंपत्ति के 2 बेटे थे, रॉय थॉमस और रोजो थॉमस। रॉय बड़ा था, रोजो छोटा था। 1997 में रॉय थॉमस की शादी जॉली अम्मा जोसेफ से कर दी जाती है। शादी के बहुत ही कम समय में जॉली सबकी चहेती बन जाती है। वह परिवार का सबसे अच्छा ख्याल रखने लगती है। बातचीत करने में काफ़ी अच्छी थी। जब जॉली की शादी रॉय से हुई थी तब वो बेरोजगार था। घर खर्च के लिए वो अपने पिता टॉम थॉमस से पैसे मांगा करता था। तब शादी के बाद जॉली ने फैसला किया कि वो अपनी पढ़ाई को जारी रखेगी ताकि आगे चलकर कोई नौकरी कर सके। शादी के कुछ समय बाद उसने अपने घर वालों को बताया कि उसकी नौकरी काली करके नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी NIT में लग जाती है। समय यूं ही बीतता जाता है। फिर आता है साल 2002। जॉली की सास अनम्मा की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है। शादी के तकरीबन 5 साल बाद की कहानी बता रहा हूँ। उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है, जहाँ इलाज के बाद उन्हें घर वापस भेज दिया जाता है। इस घटना के तकरीबन 2 महीने बाद 22 अगस्त 2002 को एक बार फिर से अनम्मा की तबीयत खराब हो जाती है। उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है और रास्ते में ही अनम्मा की मौत हो जाती है। अब असली क्राइम कथा की कहानी यहीं से शुरू हुई। इसी मौत से इस कहानी की शुरुआत मानी गई है। इसके पहले कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई इतिहास नहीं, इसलिए कहानी को हम यहीं से मानते हैं। यहीं से पुलिस रिकॉर्ड में भी बताया। 22 सितंबर 2002 पहली मौत अनम्मा थॉमस। दरअसल थॉमस परिवार में अनम्मा का रुतबा सबसे बड़ा था। पूरा परिवार अनम्मा के इशारे पर चलता था। पर तभी एक रोज अचानक अनम्मा को बेचैनी सी होती है। देखते ही देखते अनम्मा दम तोड़ देती है। घर वालों ने सोचा कि अनम्मा की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है। लिहाजा बाद में अनम्मा को कुडाथाई के लॉर्ड्स माथा चर्च के इसी पुश्तैनी कब्रिस्तान में दफना दिया जाता है, जहाँ कहानी की शुरुआत में जिस कब्रिस्तान की मैंने जिक्र की थी। अब दूसरी घटना 26 सितंबर 2008। टॉम थॉमस। दरअसल अनम्मा की मौत के ठीक 6 साल के बाद इसी घर में एक और मौत होती है। इस बार मौत घर के मुखिया यानी अनम्मा के पति टॉम थॉमस को होती है। ठीक अनम्मा की तरह ही उन्हें भी बेचैनी होती है और फिर मौत हो जाती है। इस बार भी घर वालों ने यही माना कि टॉम की मौत भी दिल का दौरा पड़ने से हुआ होगा। लिहाजा टॉम को भी इसी कब्रिस्तान में अनम्मा के पास वाले जगह में दफना दिया जाता है, ठीक उनके बराबर में। अब आते हैं तीसरी कहानी पर। 30 अक्टूबर 2011 तीसरी मौत होती है। इस बार मरने वाला अनम्मा और टॉम थॉमस का बड़ा बेटा रॉय थॉमस था। रॉय की मौत भी ठीक वैसे ही हुई, अचानक बेचैनी का आलम और फिर सांसों का रुक जाना। घर वालों ने मान लिया कि रॉय को भी दिल का दौरा पड़ा होगा। यहाँ तक कि रॉय की बीवी भी यही मानती है। मगर एक ही तरह से हुई तीसरी मौत को लेकर रॉय के मामा मैथ्यू के मन में शक होता है और वो
अड़ जाता है कि मैथ्यू का पोस्टमार्टम कराया जाए। पोस्टमार्टम हुआ और जब रिपोर्ट आती है तो सभी लोग दंग रह जाते हैं। 40 साल के रॉय के शरीर में जहर पाया जाता है, वो भी साइनाइड। कायदे से इसके बाद तो मामला कत्ल का बनना चाहिए, पुलिस को भी तफ्तीश करनी चाहिए, लेकिन शिकायत के बावजूद भी पुलिस ने मामले की तफ्तीश नहीं की और रॉय की मौत का मामला भी बंद लाल फीताशाही धागों में रह गया, फाइलों में दफन हो गया। अब चौथा मामला आता है। 24 अप्रैल 2014 को मैथ्यू मंजादिल रॉय की मौत के 3 साल बाद ही अचानक उसी हाल में इस बार उसके जो रॉय के मामा थे मैथ्यू, उसकी मौत हो जाती है, जिसने रॉय की मौत पर शक जताया था, जिसकी वजह से रॉय का पोस्टमार्टम कराना पड़ा था। उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी खुलासा हुआ कि रॉय की मौत जहर की वजह से हुई थी। अब पूरा मामला घिस जाता है। अब आता है 5वां मामला। 3 मई 2014 अल्पाइन जो 2 साल की बच्ची थी, वो रॉय थॉमस के चचेरे भाई की बेटी थी और वो 2 साल की बच्ची की भी मौत हो जाती है, यानी 5 मौतें हो चुकी थी। अब आता है 6ठा मामला। 11 जनवरी 2016 फिली थॉमस यानी रॉय थॉमस के चचेरे भाई की पत्नी अल्पाइन की मौत के 1 रोज अचानक अल्पाइन की माँ यानी कि जो बच्ची थी उसकी माँ फिली को भी बेचैनी सी होती है, अचानक वो भी दम तोड़ देती है। ये घर में 6ठी मौत थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे घर के बाकी 5 सदस्यों की मौत हुई थी। यानी एक ही तरह से बार बार जो मौत का जो घटना ये सिलसिला चल रहा था, इसे लेकर सभी लोग थोड़े परेशान जरूर थे, लेकिन किसी के पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए कुछ सभी चुप थे। लेकिन ये कहते हैं कि गुनाह लंबे वक्त तक नहीं छुपाया जा सकता। इस केस में भी कुछ ऐसा ही होता है। अनम्मा का दूसरा बेटा थॉमस जो रोजो थॉमस जो केरल से दूर अमेरिका में रहता था, उससे शक होता है। एक के बाद एक वो भी इस तरह की मौतों से थोड़ा भौचक्का सा था, लिहाजा वो अमेरिका से केरल पहुंचता है। उसे शक हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है, तो शक के आधार पर रोजो थॉमस पहले केरल पुलिस के साथ उसी के कब्रिस्तान में पहुंचते, जहां घर के बाकी 6 सदस्यों को दफन किया गया था। पहले तो रोजो थॉमस का शक जो करता है उस पर केरल पुलिस बेतुका लगता है और वो उसे मना करता है कि आप ये क्या बकवास कर रहे हैं, सारे जो मामले हैं वो दिल का दौरा पड़ने से रहा है। मगर रोजो नहीं मानता है। 14 साल के फासले पे हो रही होती है, तो इसलिए पुलिस इसे दरकिनार करती है। लेकिन रोजो के बार बार दबाव देने पर पुलिस कुछ नहीं कर पाती है। पुलिस कहती है ठीक है, चलिए हम इस मामले की जांच करते हैं। अब उसके बाद वो क्या आधार बनाता है, वो ये कहता है कि मेरे भाई की जो मौत हुई थी उसमें कहा गया था कि उसके शरीर में जहर पाया गया। अब वो बार बार पुलिस से कहता है कि 6 सदस्यों की मौत लगातार हो रही है, तो उसमें उसके माँ बाप, भाई, मामा, चाचा के बेटे की पत्नी और उनकी बेटी 2 साल की बच्ची सब सम्मिलित थी। मगर जो चीज़ सबसे ज़्यादा रोजो को परेशान कर रही थी वो थी चाचा के बेटे साजू की पत्नी फिली की मौत के 1 साल के बाद ही 2017 में उसकी भाभी जॉली साजू से शादी कर ली थी। अब तो उसे शक होता है, मामला प्रॉपर्टी का लगता है उसे, तो वो इस मामले को और गहन से जांच करने के लिए जुट जाता है। इसके बाद रोजो ने अपने घर की प्रॉपर्टी के कागजात देखता है, पता करता है। तो जब पता करता है तो पता चलता है कि ज़्यादातर प्रॉपर्टी उसकी भाभी जॉली ने अपने नाम से कर ली है। वो भी अपने पति रॉय, सास ससुर यानी कि अनम्मा टॉम के फर्जी दस्तखत करते। इसी के साथ रोजो ने पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी और शक जताया कि पिछले 14 सालों में उसके परिवार में जो 6 मौतें हुई है सामान्य नहीं थी, बल्कि कत्ल किए गए हैं। इसके लिए रोजो ने अपने भाई और जॉली के पति रॉय की उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी हवाला दिया था, जिसमें शरीर में जहर पाए जाने की बात कही गई थी। इसके बाद पूरे मामले की जांच करने वाले अधिकारी ने जो खुलासा किया वो सबको हिला दिया, क्योंकि इसकी जांच की गई, पूरा प्रॉपर चेकिंग हुआ। तो जो अधिकारी जो थे
तो जांच अधिकारी ने जब खुलासा किया मीडिया के सामने तो वो वाकई में सन्न कर देने वाला था। खुलासा ये हुआ कि सारे के सारे जो कत्ल थे वो जॉली ने किए थे। उसने पहले अनम्मा को मारा क्योंकि वो परिवार की सबसे अहम सदस्य थी, घर के तमाम चीज़ें वही देखती थी, उन्हें इसलिए मारा गया क्योंकि उन्हें मारकर ही परिवार के तमाम आर्थिक फैसलों पर वो कंट्रोल कर सकती थी। जॉली सास अनम्मा को मार तो चुकी थी, फिर उसके ससुर टॉम को मारने की क्या जरूरत पड़ी? आखिर जूली की साजिश में टॉम की मौत की वजह क्या थी? दूसरी मौत तो जॉली के ससुर की थी। उनकी हत्या की वजह ये थी कि वो लगातार घर के प्रॉपर्टी बेच रहे थे। उन्होंने जॉली और उसके पति को जायदाद से बेदखल करने को कह दिया था। हालांकि शुरुआत में अपने ससुर के साथ उसके काफ़ी अच्छे रिश्ते थे, मगर बाद में दोनों के कुछ दिक्कतें पैदा हो गई, एक दूसरे से बहसबाजी होने लगी। उन्होंने तय किया कि वे तमाम प्रॉपर्टी को बेच देंगे और अपने दूसरे बेटे रोजो के साथ अमेरिका चले जाएंगे। ये बात जॉली को बहुत नागवार गुजरी और उसने अपने ससुर को रास्ते से हटा दिया। अब नंबर आता है तीसरा, यानी जॉली के पति रॉय थॉमस का। इस कत्ल का कारण ये था कि प्रॉपर्टी हाथ से जा रहा था और रॉय कुछ नहीं कर रहा था। प्रॉपर्टी हाथ से जाता हुआ देखकर जॉली थोड़ा बौखला गई थी। दोनों ने इस मामले को लेकर अक्सर विवाद होते थे, बहसबाजी होती थी। तो जॉली ने क्या किया कि उसे भी रास्ते से निपटा दिया। अब चौथा था जो नंबर आता है वो था मैथ्यू, यानी कि उसके मामा का। दरअसल वैसे तो इस मौत से सीधा सीधा कोई कनेक्शन नहीं था, लेकिन प्रॉपर्टी और इस मामलों को लेकर थोड़ा मैथ्यू सख्त नज़र से जॉली को देख रहा था। जॉली को लगा कि ये जितना छानबीन करता है, जैसा कहता है, अगर इसने और ज़्यादा मेरे मामले में छानबीन की तो मेरी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। तो एक दिन प्लान करके उसने मैथ्यूस को भी निपटा दिया। अब जब चौथी मौत हो गई थी तो अब बाकी दो मौत का क्या मामला था? क्योंकि 2 साल की बच्ची थी, पांचवा जो उसका शिकार था जॉली का, उस वक्त पांचवी शिकार अल्फाइन थी जो 2 साल की बच्ची थी। दरअसल घर के मुखिया टॉम के छोटे भाई जकरिया के बेटे साजू की 2 साल की बेटी थी अल्फाइन, लेकिन उस 2 साल की बच्ची को मारने के पीछे की कहानी बहुत ही गंभीर थी। जांच अधिकारी बताते हैं, वो खुलासा करते हैं कि जॉली अपने पति रॉय से खुश नहीं थी। वो अक्सर ही सबसे कहा करती थी कि मुझे हमेशा से साजू जैसा पति चाहिए था, क्योंकि साजू बहुत पैसे वाला था। वो मन ही मन साजू से शादी करना चाहती थी और उसके प्रॉपर्टी को भी अपना हथियाना चाहती थी। साजू देखने में भी काफ़ी लंबा चौड़ा आदमी था, मगर अल्फाइन और फीली यानी जो साजू की पत्नी थी वो अगर जिंदा रहते तो ये मुमकिन नहीं होता। इसलिए उसने खाने के साइनाइड में जॉली को खिला दिया, क्योंकि छोटी बच्ची थी, दूध में मिला दिया और वो भी मर गई। अल्फाइन मर चुकी थी, अब बारी थी फीजी, यानी कि रॉय थॉमस के चचेरे भाई की पत्नी, यानी कि साजू की पत्नी थी। तो उसे मारकर ही जॉली साजू से शादी कर सकती थी, लिहाजा अगला नंबर फीजी का था। साजू की बीवी फीजी को जॉली ने पानी में जहर मिलाकर पिला दिया, जिसे पीते ही उसकी भी मौत हो गई। इन तमाम मौतों के बाद जॉली ने साजू के साथ साल 2017 में शादी कर ली। परिवार के 6 लोगों की मौत के बाद जब जॉली ने साजू से शादी की, तब पहली बार रोजो ने उस पर शक जताया। रोजो जो थॉमस का भाई है, और उसने अमेरिका से आकर इस पूरे मामले की छानबीन शुरू कराई। तब जाकर कत्ल की इस गहरी साजिश का खुलासा हुआ। इसी के बाद केरल पुलिस पूरी तैयारी के साथ उस कब्रिस्तान में पहुंची, जहां परिवार के 6 लोगों को दफन किया गया था। वहां से बॉडीज को निकाला गया और उसे बॉडीज कहें या लाश या उसे कंकाल ही कहें तो बेहतर होगा, क्योंकि वो 14 सालों से समय दर समय पर जमीन में गड़े हुए थे। सभी कंकालों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाता है और इस जांच की रिपोर्ट आने के बाद ये पूरी कहानी का खुलासा होता है। और खुलासा होता है कि वो सभी मौत नहीं थी, बल्कि एक प्रकार से सीरियल किलिंग थी। वो 6 मौत 14 साल के भीतर अलग अलग समय दरमियान में की गई थी और ये पूरी की पूरी साजिश थी, और इसमें ये अकेली महिला थी। तो आपको हमारी ये कहानी, ये खबर कैसी लगी?
कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही में लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी तरह की और कहानी आप सुनना या जानना या देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में नीचे लिखें कि मैं इस मुद्दे की कहानी या ये कोई क्राइम कथा है जिसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ, तो हम पूरी डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे और आप तक वो कहानी पहुँचाने की कोशिश करेंगे। हमारी ये खबर आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद।